हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। इसको वेव इम्पीडेंस या कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी कहते हैं, या रिलेशन बिटवीन ई एंड एच। ये रिलेशन बिटवीन ई एंड एच भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे ई एंड एच के बीच में रिलेशंस। जनरली इसको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंटिंग थ्योरम के साथ, पॉइंटिंग वेक्टर के साथ न्यूमेरिकल में इसका काम होता है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से हम लोग देखते हैं कि कर्ल ई इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे v को एक्सपोनेंशियल टर्म में हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब भी b को एक्सपोनेंशियल टर्म में डिनोट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b के प्लेस हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं v नॉट केवल, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म e नॉट e टू द पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो i है ये आयोटा वाला टर्म होता है। अगर यहाँ पे h होता है तो h नॉट, ये एक्सपोनेंशियल टर्म सेम होता है। k यहाँ पे d होता है तो d नॉट, e होता है तो e नॉट, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म सेम होता है। यहाँ पे r पोजीशन वेक्टर है और k प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जब भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल वाला, तो पार्शियल डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे टाइम वाला टर्म कौन है, ये टर्म है केवल ओमेगा टी। इसमें कितना से टी में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा है, और यहाँ पे आई अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा आई ओमेगा। तो ये माइनस आई ओमेगा बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, और ये माइनस पहले से था ये टर्म, और ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज बच जाता है। फिर इसको हम लोग सपोज कीजिए एक्सपेंशन खत्म कर दिए, फिर यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख दिए, शॉर्ट फॉर्म में बी वाले, इसी के प्लेस पे तो लिखे थे। तो हो जाएगा आई ओमेगा बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस होगा प्लस, तो आई ओमेगा और वेक्टर बी लिख दिया हमने। तो जैसे यहाँ पे आई ओमेगा होगा, दोनों तरफ देखिए ये हो गया आई आई। अच्छा, यहाँ पे तो ये हो गया आरएचएस में। एलएचएस में क्या था, डेल इक्विवेलेंट होता है आई के का। तो के को हमने ब्रैकेट के अंदर के क्रॉस ही लिख दिया और आई को बाहर कर दिया। तो ये दोनों सर बोथ साइड जो है आयोटा वाला टर्म है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बच जाएगा के क्रॉस इक्वल टू ओमेगा बी, के क्रॉस इक्वल टू ओमेगा बी। अब हम लोग जैसे इसको मॉड लेते हैं, तो जानते हैं यहाँ पे के किसको डिनोट करता है, तो जो वेव प्रोपोगेट करता है डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को प्रोपोगेट कर, माने उसके डायरेक्शन को डिनोट करता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जब भी मॉड लेंगे तो के क्रॉस इक्वल टू ओमेगा बी, ये तो परपेंडिकुलर के ई साइन 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपली हम लोग के ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे ओमेगा बी। अब यहाँ पे देख के इक्वल टू ओमेगा बी हो गया। अब ई और बी को एक तरफ रखते हैं, बाद बाकी को एक साइड। तो यहाँ पे ई अपॉन बी आ जाएगा ओमेगा बाई के, फिर सबका वैल्यू पुट कर दिए, ओमेगा 2 पाई न्यू, और के होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा। ये आफ्टर कैंसिल आउट, जो कैंसिल आउट होगा 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता, और ये लेमडा न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यू लेमडा। और न्यू लेमडा हम जानते हैं किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके उस वेव के स्पीड के बराबर आता है। तो यहाँ पे जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड कितना, सी के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। तो यहाँ पे ई अपॉन बी इक्वल टू सी होता है। फिर हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं एच के टर्म में, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच, अगर फ्री स्पेस हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट एच लिखते हैं। तो यहाँ पे ई अपॉन एच इक्वल टू, ये हो गया टर्म। फिर ई अपॉन एच को एक साथ म्यू नॉट को यहाँ पे हमने लिख दिया, बस सिंपल कैलकुलेशन था। म्यू यहाँ पे आ गया सी, और सी इक्वल टू होता है 1/√, म्यू नॉट अपसलन नॉट, ये टर्म आ गया। सी के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिया। अगर ये म्यू नॉट को हम बाहर ले जाते हैं, रूट के अंदर ले जाते हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर के ये टर्म बचेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ये म्यू नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और जब कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग फाइंड करते हैं कि आता है 376.72 ओम। और ये अप्रोक्सीमेट इसको 377 में हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल्स में लेते हैं, लेकिन ये इसका वैल्यू इतना आता है। अब इसका जो डायमेंशन से देखते हैं, ये जो डायमेंशन है ई अपॉन एच का, वो डायमेंशन इम्पिडेंस के डायमेंशन के बराबर है। इसीलिए हम लोग इसको ई अपॉन एच को इम्पिडेंस भी कहते हैं। तो ये डायमेंशन जो ई ऑफ एच है, ई अपॉन एच का, और डायमेंशन ऑफ इम्पिडेंस का के बराबर होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इम्पिडेंस से कहते थे। ये इसको जेड नॉट लिख देते हैं, जेड नॉट इक्वल टू ई अपॉन एच म्यू नॉट सी,
और आफ्टर कैलकुलेशन इसको वैल्यू यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब इसको देखिए, याद करने का तरीका हम लोग बताते हैं। जनरल न्यूमेरिकल्स में आता है ये, अगर पहला टर्म यहाँ से लिखते हैं, एक तो के क्रॉस इक्वल टू ओमेगा, काहे का इंजीनियर वैसा बनेगा, तो मतलब और नहीं पढ़ाई करेगा, छपाई करके करने वाला, नकल करने वाला बनेगा, तो काहे का इंजीनियर वैसा बनेगा, तो के क्रॉस ही ओमेगा भी फर्स्ट वाला टर्म। सेकंड है कि ई अपॉन बी इक्वल टू सी, ये टर्म। इसका मतलब अगर सही से पढ़ाई करेगा, अच्छे से पढ़ाई करके, तो इंजीनियर बनेगा तो लाइट के स्पीड से मूव करेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ ई अपॉन बी इक्वल टू सी, कि अगर सही से पढ़ेगा मतलब इंजीनियरिंग सही से करेगा, इंजीनियर बनेगा तो लाइट के स्पीड से मूव करेगा, प्लेन में घूमेगा, देश विदेश जाएगा, फॉरेन कंट्री घूमेगा। तो अगर यहाँ एक सही से इंजीनियरिंग करते हैं तो मान ई अपॉन बी इक्वल टू सी। अब थर्ड है जो यहाँ पे इम्पिडेंस वाला, कि इंजीनियर है, ई अपॉन एच, इंजीनियर है तो जिंदा है, और यहाँ पे म्यूसी करते हैं, इसको हम लोग पूरा लिख दिया। यहाँ पे इंजीनियर हैं तो जिंदा है, म्यूसी करते हैं, 377 अप्रोक्सीमेटली 377 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इंजीनियर हैं तो जिंदा हैं, म्यूसी या एमएनसी में जॉब करते हैं, और जब भी इंजीनियर देखिए कोई कुछ काम करेगा तो फिर फटाक से जो फ्रेंडशिप में इसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ नया खुरापात करते हैं, कुछ नया क्रिएटिव कर लेते हैं। तो एक जब भी इंजीनियर है तो जिंदा है, म्यूसी करते हैं, और 377 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये केवल याद करने के लिए है, कैसे आता हमने डिराइव कर दिया। और यहाँ पे ये ई और एच जो ये एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू है, अगर एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई नॉट एच नॉट करके होता है। और यहाँ पे ये वैल्यू, तो न्यूमेरिकल्स में इससे कभी कभी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो कंफ्यूजन होता है, ई निकालना है कि ई नॉट निकालना है, एच निकालना है कि एच नॉट निकालना है। तो हम सजेस्ट करेंगे दोनों फाइंड आउट कर दीजिए, एक ही टर्म निकालना है, ई निकालेंगे एच निकालेंगे, उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों हो जाएगा ई नॉट एच नॉट, दोनों फाइंड आउट कर देंगे। एक क्वेश्चन और जनरली आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, ई एंड बी आर इन फेज। यहाँ पे देखिए, हमने अभी देखा कि के क्रॉस इक्वल टू ओमेगा भी, काहे का इंजीनियर वैसा बनेगा, तो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, इस टर्म से यूज करते हैं। अब यहाँ पे ई को हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे बी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। स्टार्टिंग हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, तो ये फेज डिफरेंस हमने यहाँ पे अल्फा लगा दिया, किसी एक में हम लोग अल्फा लगा सकते हैं। अब जब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, हम लोग जानते हैं कि e⁻i θ इक्वल टू cos θ प्लस i sin θ होता है, तो हम लोग केवल इमेजिनरी पार्ट को हटा करके रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो जब रियल पार्ट होता है, कॉस वाला टर्म आता है, तो ये देखिए कॉस वाला टर्म हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये ई नॉट और इसका कॉस टर्म जो भी था एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस टर्म ये हमने लिख दिया एंगल। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये के कांस्टेंट है, ये ई नॉट कांस्टेंट है, और ये ओमेगा बी नॉट, तो हमने एक तरफ लिख दिया कि ये कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट है तो ये जो बच जाता है, ये कॉस वाला टर्म, ये इक्वल टू, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा सभी वैल्यू आर और टी के लिए। कब सेटिस्फाई होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए, ये और ये सेटिस्फाई होगा ये इक्वेशन कब, जब यहाँ पे इक्वल होगा, मतलब ये जो टर्म है ये अल्फा इक्वल टू 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 कर दिया, तो अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब फेज डिफरेंस हमने अल्फा लिया था, तो यहाँ पे 0, इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 है, तो दोनों एक ही फेज में है। ये कभी कभी पूछ देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड यहाँ पे ई एंड बी आर इन फेज।